वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि वो इस बात पर कायम हैं कि अगली दफ़ा पुरअमन वाली बात नहीं होगी। जब हम असलहा लेकर निकलेंगे तो फिर दिखाएंगे कि भागता कौन है, किसमें कितना दम है, किसमें कितनी गैरत है। फिर तुम लोग नजर नहीं आओगे। आज ऐसी फस्तायत का मुकाबला कर रहे हैं जिसने पाकिस्तान के आइन और कानून को भी रौंदा हुआ है। वो ये समझ रहे हैं कि ये वक्ती ताकत और इख्तियार एक नजरिए को दबा सकता है। हकीकी आज़ादी लेने तक मुकाबला करते रहेंगे। रियासत को माँ का दर्जा दिया गया है और ये रियासत माँ के बजाय कातिल बनकर अपने लोगों को बगावत पर मजबूर कर रही है। उन्होंने कहा कि इमरान खान खुदा का वास्ता है, फिर ये पुरअमन का लफ्ज़ छोड़ देना, फिर हम पुरअमन नारे के बगैर निकलेंगे। अगर ये समझते हैं कि अवाम भेड़ बकरियां हैं तो ये इनकी भूल है। 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद जब बानी PTI की तरफ से अली अमीन गंडापुर को वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा नामजद किया गया तो तासुर यही था कि बानी एक ऐसे बंदे को सूबे की सरबराही सौंप रहे हैं जो उनका वफादार रहेगा और बानी PTI के लिए रिलीफ लेने में भी किरदार अदा करेगा। 8 माह के इस मुख्तसर अरसे में अली अमीन गंडापुर का स्कोर बोर्ड देखा जाए तो कहा जा सकता है कि गंडापुर 2 कश्तियों के मुसाफिर रहे हैं। भरे जलसों में तनकीद और बंद कमरों में ताबेदारी का रवैया इख्तियार करते रहे। उनकी इस डबल गेम को सहाफती हलकों में ही नहीं बल्कि खुद PTI के हलकों में भी नोटिस किया गया। अब नवंबर की फाइनल कॉल की नाकामी के बाद गंडापुर जिस तरह की जबान इस्तेमाल कर रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं, इसको देखकर ये कहना क्या गलत होगा कि वो सियासी खुदकुशी के रास्ते पर चले हैं। अगर ऐसा है तो अली अमीन गंडापुर ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या वो वाकई बानी PTI की खुशनुदी हासिल करने के लिए अपनी वजारत आला ही नहीं बल्कि अपनी सियासत को भी दाव पर लगा रहे हैं? और सवाल तो ये भी है कि बानी को अमन का रास्ता छोड़ने की अपील करने, असलहा लेकर निकलकर दूसरों को दुम दबाकर भागने की धमकियां देने के बाद अली अमीन गंडापुर कितनी देर तक इस पोजीशन पर फाइज रह सकेंगे? जरा खुलकर पूछें तो ऐसी धमकियों के बाद भी गंडापुर की सियासी रस्सी को ढील मिलती ही रहेगी या फिर अब इस रस्सी को टाइट किया जाएगा? इसी पर गुफ्तगू करेंगे। पैनल में हमारे साथ हैं हसन निसार, इफ्तिखार अहमद, शहजाद चौधरी और जैगम खान साहब। प्रोग्राम का सवाल आपके सामने रखेंगे इस तरीके से, रियासत माँ के बजाय कातिल बनकर अपने लोगों को बगावत पर मजबूर कर रही है। अली अमीन का इल्जाम, क्या गंडापुर की रस्सी को अब भी ढील मिलती रहेगी? जैगम साहब, अली अमीन गंडापुर साहब जो धमकियां दे रहे हैं, रियासत मुखालिफ बयानियां बना रहे हैं, बीइंग पार्ट ऑफ द स्टेट, बानी PTI की ख्वाहिश पर वो ये बयानियां बिल्ड कर रहे हैं? मौजूदा मारूज में PTI ही नहीं बल्कि बानी को आजमाइश में डाल रहे हैं, या अब भी जो एक उनके बारे में राय खुद जमात में मौजूद है वो डबल गेम कर रहे हैं? एक तो मुझे समझ नहीं आ रही कि गंडापुर साहब कौन सा शहद इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्हें मालूम है कि वो कौन है, उन्हें मालूम है कि वो क्या कह रहे हैं। वो सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, इसका मतलब है वो खुद रियासत हैं, बिल्कुल रियासत के एक अहम तरीन फर्द हैं। बिल्कुल ठीक है। और वो कह क्या रहे हैं? वो मरकज़ को, फेडरेशन को मुसल्ला बगावत की धमकी दे रहे हैं और मुसल्ला बगावत को उकसा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम असला लेकर आएंगे। अच्छा, असला लेकर आ जाएं, व्हाट्स नेक्स्ट? उसके बाद आप क्या करेंगे उस असले के साथ? डी चौक पर मुसल्ला कब्जा कर लेंगे, फिर क्या होगा? क्या आप इस्लामाबाद पे कब्जा कर लेंगे उन बंदूकों के साथ? क्या आप जेल तोड़कर इमरान खान को उन बंदूकों के साथ रिहा करवाएंगे? उन बंदूकों के साथ आपने करना क्या है? किसके साथ आप लड़ेंगे? ये बंदूकें कहां से आएंगी? क्या ये वो बंदूकें होंगी जिसकी आपने लाइसेंस दिए होंगे? ये बगैर लाइसेंस की बंदूकें होंगी। इस रियासत के लाइसेंस से दी हुई बंदूकें इस रियासत के खिलाफ इस्तेमाल होंगी। क्या अभी 12 मई की हमाकत का सबक आपको नहीं मिला कि 11 मई को आप अनस्टॉपेबल थे, रोक ही नहीं सकता था कोई आपका रास्ता। आपके आगे लेटी हुई थी दूसरी पार्टियां, मिन्नत कर रही थी, 3-3, 4-4 हफ्ते की मोहलत मांग रही थी कि बस हमें 4 हफ्ते दे दो, फिर तुम्हें इलेक्शन करा देते, 6 हफ्ते दे दो। और 13 मई को क्या हालत थी आपकी? छुपते फिर रहे थे। ये वो होता है जब रियासत के साथ आप टकरा जाते हैं। और आप क्यों टकराएंगे? क्या आपको समझ नहीं है कि आप सियासी जमात हैं? आप कोई मुसल्ला जत्था नहीं है? आप क्यों वो बनने की कोशिश कर रहे हैं जो आप नहीं हैं? आप एक पुरअमन मकबूल सियासी जमात हैं, पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है। आपको किसने समझा दिया है
कि ये बदमाशी का रास्ता बेहतरीन रास्ता है और आपकी शनाख्त ही गुम हो गई है। पहले तो ये बताएं कि आप मजलूम हैं या बदमाश हैं, ये ज़रा फैसला तो करें। या आप मजलूम बदमाश हैं या बदमाश मजलूम हैं। और इन तमाम चीज़ों के बनने से आपको फ़ायदा क्या होगा? जिस सिस्टम के ख़िलाफ़ आज सबसे बड़े आप मुजाहिद आज़म बने हुए हैं, ये किसने खड़ा किया? पाकिस्तान की पार्लियामेंट किसने हवाले की? सेनेट का चेयरमैन किसने फैज़ का बंदा बनाया? पाकिस्तान की इंतज़ामिया किसने हवाले की? पार्टियों को किसने मिलिया मेट किया? मीडिया का किसने कबाड़ा किया? कि जमहूरियत का पूरा घर किसने ढाया? और आज आप इस सिस्टम के ख़िलाफ़ बड़े इनकलाबी बन गए हैं। बहुत मुबारक हो, हमें भी खुशी है। लेकिन क्या आपको पता है इस सिस्टम से फिर कैसे लड़ा जाता है? आपकी मुकाबला सिस्टम के साथ है। आप जमहूरियत लाना चाहते हैं या रियासत को गिराना चाहते हैं? और जब आप आए थे, जमहूरियत को गिरा के अपना किला आपने बनाया था, तो आप कैसे इलेक्शन के साथ आए थे? मैं बिल्कुल इत्तफाक करता हूं, देखिए हसन निसार साहब की बात से, पीटीआई ऑर्गेनिक वजूहात के साथ मुसलसल मकबूल हुई और मुसलसल मकबूल हो रही थी। पहले जैसे जैसे पीपल्स पार्टी गैर मकबूल हो रही थी, लेकिन किसी तौर पर भी 2018 के इलेक्शन में पीटीआई हुकूमत नहीं बना सकती थी, ना पंजाब में ना मरकज में। अगर एमक्यूएम का तोहफा इनको ना मिला होता, अगर बाप पार्टी का तोहफा ना मिला होता, अगर तमाम आज़ाद अरकान का तोहफा इनको ना मिला होता जिनको जहाज़ों में ढो ढो के लाया गया, मुमकिन ही नहीं था कि 2018 में हुकूमत बना लेती। तो आज आपसे भी इलेक्शन छीन लिया गया ना। और ये बताइए, आपने भी तो वज़ीर आज़म को बंद किया था ना, आज फिर वज़ीर आज़म बंद हो गया। तो यू हैव अ कॉमन कॉज। जिनके साथ कल हुआ, जिनके साथ आपने किया, यही कुछ हुआ, आज वो आपके साथ हो रहा है। ज़ैगम साहब, ये गंडापुर क्यों कर रहे हैं? ये क्यों कर रहे हैं और ये इनको ढील कितनी रहेगी? ये किसकी इजाजत से कर रहे हैं? देखिए, मुझे मालूम नहीं है कि ढील कितनी रहेगी और मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगा कि मामला वहाँ पे जाए जहाँ एक सूबे के साथ विफाक का टकराव बढ़े। दुरुस्त हो गया। उनको पीछे हटना चाहिए, उनको समझना चाहिए। दुरुस्त हो गया। पूरी पार्टी को समझना चाहिए ठीक। कि एक तो ये एथनिक पॉलिटिक्स, एथनिक नफरत फैलाना, ये महमूद गजनवी बनना, ये सतारा हमले करना, ठीक हो गया, किसी तौर पर उनके फायदे में नहीं है। वो एक मुल्कगीर जमात हैं और न ही पार्टी के ये फायदे में है। पार्टी को मुसलसल नुकसान हो रहा है। शहजाद साहब, जहां ज़ैगम साहब को ये चीज समझनी चाहिए, जमहूरियत की जिद्दोजहद लड़नी चाहिए। शहजाद साहब, जहां ज़ैगम साहब गुफ्तगू लाए हैं, गंडापुर साहब के इसी स्टेटमेंट से बयान है, कौन कितना दम है, कितनी गैरत है, फिर तुम लोग नजर नहीं आओगे। जब वो इस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं, क्या वाकई अपने लिए, जमात के लिए, बानी पीटीआई के लिए सबकी राहें मसदूद कर रहे हैं? कर क्यों रहे हैं? ऐसे बयानात का मकसद है क्या आखिर में? और ये कब तक उनको आजादी रहेगी कि बतौर वजीर आला वो रियासत को धमकाते रहें? एक मुख्तसर सा रेफरेंस है 1971 या उससे पहले के हालात का, कि शेख मुजीबुर रहमान के मुंह से आपने कभी इस किस्म के अल्फाज नहीं सुने थे कि हम हमला कर देंगे, हम तोड़ लेंगे। हाँ, अगर तला साजिश मौजूद थी, लेकिन इस किस्म का इस्तेमाल जहाँ पर के हथियारों का जिक्र हो, जहाँ पर चैलेंज करने का जिक्र हो, हम ईंट से ईंट बजा देंगे, हम ये कर देंगे, ऐसी लफ्ज़ कभी आपने नहीं सुना था। एक बिल्कुल मुहतात सियासी बयानात के साथ शेख मुजीबुर रहमान, क्योंकि इलेक्शन लड़ने थे, इलेक्शन के बाद उनकी पार्टी जीती थी। हाँ, उसके बाद जब मामला स्टार्ट हुए वो मुख्तलिफ थे। तो इसलिए सियासतदान में फ़र्क होता है। पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात ये कि बदकिस्मती से दोनों तरफ में इस तरह के लोग मौजूद हैं, अली अमीन गंडापुर की तरह के, यानी, और कुछ तो ऐसे हैं मंजे हुए, ख्वाजा आसिफ साहब जैसे, जो कि कह देते हैं कि भाग गए, ओए किधर चले गए, अब भाग के दिखाओ वगैरह वगैरह। उधर से अता तारड़ साहब भी उसमें अपनी मौसीकी में लाते हैं, और साथ तलाल चौधरी तो हैं ही बड़े माहिर इन चीज़ों के। और उधर से फिर आगे जवाब आ जाता है फ्रॉम अली अमीन गंडापुर, जिस किस्म का जवाब आपने बोला। अब मैं कहाँ पे ये बोलूँ कि आमाल और बयानात के अंदर फ़र्क कैसे किया जा सकता है। यानी क्या एक जो बयान है ये किसी के लिए मुकदमे या फांसी का मूजिब बन सकता है कि इसने कहा था कि वो कत्ल हुआ ना हो, उसने कहा कि मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, लेकिन इसको कत्ल अम्द की शक्ल दे के कोई इसको मुकदमे में ले आया जाए, मेरा ख्याल नहीं हो सकता जब तक कि
वो अमल ना हो जाए, जो कि जुर्म होता है, और जुर्म के बाद आप उसको किसी की अदालत में लेके जा सकते हैं, भले उसकी सजा फिर जो भी हो। एक बात बड़ी अच्छी कर दी जैगम साहब ने, जो बता दिया कि असल में इनको ये समझ नहीं है कि रियासत ये खुद ही है। जब रियासत की बात करते हैं, जिस रियासत की ये बात करते हैं, और जो मारूफ मानों में हम समझते हैं सारे रियासत किसको कह रहे हैं, अगर उसको चैलेंज कर रहे हो तो बेटा फिर वही कुछ होगा जो होता रहा है और होता रहेगा, खुदा न खास्ता। और हमें दुआ है कि ऐसा कभी ना हो, लेकिन बदकिस्मती पाकिस्तान की ये है कि ये लोग अपने दुश्मन भी देख के या सोच के नहीं चुनते। तो आपका मसला ख्वाजा आसिफ और अता तारड़ या इन लोगों के साथ है, उधर नहीं है जहां आप इशारा कर रहे हैं। उधर से रियासत, वो तो रियासती बल्कि एक इदारा है जिसकी तरफ आप इशारा करना चाह रहे हो, और आप उनको चैलेंज कर रहे हो। जब आप उनको चैलेंज करोगे तो फिर तो आपके पास शायद कुछ बचने की भी जगह नहीं रहेगी। तो मेरा ख्याल है कि मामलात, मुश्किलात, जो बानी की मुश्किलात जिसका जिक्र आप बार बार कर रही हैं, बानी की मुश्किलात जो है सो हैं। ये तो एक ऐसा शख्स है जो लूज टंग है, ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड। उधर से बैरिस्टर गौहर का एक बयान आता है, इसका एक डिफरेंट बयान आता है। इनका ख्याल था हमने मुज़ाकराती कमेटी बना दी, हमारी बातचीत शुरू हो जाएगी, वो जब नहीं हुई। अब आपको शौकत यूसुफजई के अंदर भी थोड़ी सी फुर्ती नजर आती है, और साथ ही साथ अली अमीन गंडापुर तो पहले से ही सातवें आसमान से बात करते हैं। तो इसलिए कहने का मतलब ये हुआ कि ये हमारे मामलात, सियासी मामलात जो हैं, इनको समझने से कासिर हैं। इनका ताल्लुक और मसला असल में सियासतदानों के साथ है। वो सियासतदान कह रहे हैं कि अब नाक रगड़ो, अब भीख मांगो, अब हमारे सामने लेट जाओ, उसी तरीके से जिसमें तुमने पिछले 2.5 साल, 4 साल, 6.5 साल हमारे साथ किया। आज तुम कमजोर जगह पे खड़े हो, आज हम तुम पे हावी हैं, आज हम तुमसे वो तमाम बदले चुकाएंगे जो तुम हमारे साथ कर चुके हो। तो ये सियासत और सियासत की लड़ाई है। इसमें रियासत को खामखा घसीटा जा रहा है। रियासत परेशान जरूर होगी इस चीज से। रस्सी की बात की आपने, रस्सी की ढील कहां से आती है? रस्सी का सिरा तो इस वक्त बदकिस्मती से सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के हाथ में है। वो ढीला करे तो ढीली हो जाती है, वो खींचे तो खींची जाती है। इसको हटाएगा कौन? इसको हटाएगी उसकी अपनी असेंबली। ये 18वीं तरमीम के आपको मिल रहे हैं। गवर्नर रूल क्यों नहीं लगाते? इसलिए नहीं लगाते क्योंकि जिन हालात में हम जिंदा हैं, हम जी रहे हैं, उसके अंदर खैबर पख्तूनख्वा की जो सेंसिटिविटी है, इन हालात के अंदर जबकि आप मुख्तलिफ पार्टियों को, वहां के जो ग्रोह हैं, ग्रुप्स हैं, उनको बैन करने के चक्कर में है, वहां पर एक ऑपरेशन कर रहे हैं, वहां पर हालात इस किस्म के हैं, आप नहीं कर सकते। सोच समझ के बात की जाती है, हर तरफ से की जाती है। फिर 71 की हमारे पास तारीख मौजूद है। तो हम किसी सूबे को, चाहे वो सूबाइयत की बुनियाद पे, लसानियत की बुनियाद पे, इस तरह का कोई ऐसा अमल नहीं करना चाहिए, ना हम करते हैं, जिससे कि और उसको इश्ताल आए उस चीज के अंदर। तो मेरा जब इन चीजों को देखा जाता है तो पता लगता है कि वो भी ये थोड़ा बहुत तो ये समझते हैं कि कितनी स्पेस है, उस स्पेस को कितने बयानात के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है, और हम उन बयानात अगर मैं मुख्तसरन, बिल्कुल मुख्तसरन, मुझे ब्रेक पे जाना है, मुझे ये फरमाइएगा कि क्या समझ पा रहे हैं कि सियासत कैसे करनी है? क्योंकि आपसे कुछ देर पहले भी जो सोशल मीडिया पे ट्वीट किया है बानी पीटीआई के हैंडल से, उसमें फिर हकीकी आजादी, 9 मई का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और फिर इस्लामाबाद मैसेकर, ये जो सारी गुफ्तगू है, ये कोई मुज़ाकरात का दरवाजा खोलेगी, कोई स्पेस बचेगी, या खुद दरवाजा अपने हाथ से बंद करते हैं? देखिए, क्या मैं, अब आपने सवाल, मुझे टाइम बहुत कम दिया है, अब वो क्या चाह रहे होंगे? वो तो कहीं नहीं जा रहे। वो खैबर पख्तूनख्वा है और जेल है, 2 जगह हैं उनके पास। अच्छा, उधर से तो निकलने का कोई तरीका नहीं है, तो फिर क्या तरीका है कि यार सारे निजाम को ही फिर घर भेज दिया जाए? इस इरादे से बैठे तो इस किस्म की गुफ्तगू, इसलिए धमका रहे हैं रोज। प्रोवोकेशंस हर तरफ से चल रही हैं। यहां से हुकूमत या पंजाब के हमारे ये प्रोवोक करते हैं खैबर पख्तूनख्वा को, खैबर पख्तूनख्वा वफाक को प्रोवोक करता है, वहां से कोई और किसी रियासत को प्रोवोक करता है, जबकि रियासत भी ये खुद है। तो कहने का मतलब है कि ये तो प्रोवोकेशन के ऊपर अपनी मतलब कहने से मुराद यह है कि धमका कर निजाम को आगे लगाना चाह रहे हैं, सियासत नहीं करना चाह रहे, ना सियासत की एबीसी समझ पा रहे हैं।